हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिजनेस स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज की वीडियो में हम उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है। देखिए, पहला टॉपिक कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए, पहला मुहावरा क्या है, अपने पैरों पर खड़ा होना। तो इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना, यानी आत्मनिर्भर बनना। तो देखिए, इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, लड़कों की शादी तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। उसके बाद देखिए, दूसरा मुहावरा क्या है। दूसरा है कि आंखों का तारा होना। ये तो हमेशा पूछा जाता है। तो आंखों का तारा होना, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रिय होना। इसका अर्थ क्या होगा, अत्यधिक प्यारा। वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा कि रमेश अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा है। अब देखिए, तीसरा मुहावरा क्या है। देखिए, तीसरा नंबर मुहावरा कह रहा है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसका अर्थ हो जाएगा बाहरी दिखावा। इसका देखिए अर्थ क्या हो जाएगा, बाहरी दिखावा। इसका वाक्य प्रयोग देखिए क्या होगा कि मैंने मोहन के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसे देखकर यही कहना पड़ा कि ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी जैसा सुना था वैसा नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला मुहावरा। अगला मुहावरा है कि आंख के अंधे नाम नयन सुख। इसका अर्थ होगा नाम के विपरीत काम, यानी नाम का उल्टा काम। जैसे कि देखिए, वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा कि उसका नाम हरिश्चंद्र है, लेकिन वह हमेशा झूठ बोलता है। नाम हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, लेकिन वह हमेशा झूठ बोलता है। अब देखिए अगला मुहावरा क्या है। अगला मुहावरा है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि विपरीत गुणों में तुलना कैसे। विपरीत गुणों में तुलना कैसे। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, देखिए, एक गरीब और करोड़पति इंसान के बीच कैसा संबंध। इनको देखकर बस यही याद आता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब आगे देखिए, अगला मुहावरा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। इसका अर्थ होता है कि मुंह में कुछ और मन में कुछ और, यानी मुंह मुंह पर आपके कोई, जैसे आपके मुंह पर मीठी बात करता है और आपकी बाहर जाके बुराई करता है। तो यही कि मुंह में राम बगल में छोड़ी, यानी मुंह में राम है, यानी मुंह पे आपकी आपका स्वभाव आपके मतलब आपके प्रति अच्छा व्यवहार दिखाता है मुंह से, लेकिन उसके अंदर जो है क्या है, आपके प्रति घृणा है। तो देखिए, इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसे मित्र रहने लगे हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि वे मुंह में राम बगल में छुरी वाली सिद्धांत पर चलते हैं। अब आगे देखिए, अगला है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अपनी गलती ना मानकर सामने वाले को दोष देना। तो देखिए, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि जब मोहन को परीक्षा में कम अंक आए तो उसने अपने शिक्षक पर दोष दे दिया कि वह अच्छे से पढ़ाई नहीं करवाते थे। अब आगे देखिए क्या है। अगला मुहावरा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका अर्थ होता है कि कोई काम न जानने पर बहाने बनाना, या किसी काम को करने की शक्ति ना होने पर दूसरों को दोष देना। जैसे किसी को कोई चीज़ नहीं आता तो दूसरों के बारे में दोष देता है कि उसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। तो देखिए, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि वह सबसे कहती फिरती है कि वह नृत्य में माहिर है, लेकिन जब उसे नृत्य करने के लिए कहा गया तो अपने पैरों में मोच दबाकर बहाना बना दिया। इसे ही कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब देखिए, अगला टॉपिक हमारा है अपठित गद्यांश। तो देखिए, यहाँ पे दिए गए अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आइए पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए, आजकल दूरदर्शी पर आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था से ही यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत ही घटिया होता है। उसमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते। इस उम्र में वह देखेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर पड़ता है। बुरी आदतों को वह शीघ्र ही अपना लेंगे।
समाजशास्त्रियों का एक वर्ग का मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण है दूरदर्शन और चलचित्र। जो लोग टीवी देखते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, इस बात से भली भांति परिचित हैं। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी यदि वह इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। बिना समय की पाबंदी के घंटे दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल गलत है। इससे मानसिक विकास भी रुक जाता है। तो ये हमारा है अपठित गद्यांश। अब देखिए, इस पर हमें 3 क्वेश्चन दिए, हमें तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है? तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, जो दूरदर्शन में दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत ही घटिया है। उसमें अश्लीलता, अनास्था और फैशन और नैतिकता की बुराई ही अधिक देखने को मिलती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है? तो देखिए दूरदर्शन का प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है? देखिए, उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर पड़ता है। बुरी आदतों को वह शीघ्र ही अपना लेते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दूरदर्शन के व्यसन से यानी लत से क्यों बचना चाहिए? तो देखिए क्या होता है, क्योंकि देखिए बिना समय की पाबंदी घंटों तक दूरदर्शन से चिपके रहना क्या है, बिल्कुल गलत है। इससे मानसिक विकास रुक जाता है। तो यही इसमें क्या है, बुराई है। अब देखिए आगे, इसलिए हमें बचना चाहिए। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला हमारा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो देखिए पहला अंश, अंशु। तो देखिए पहला का ऑप्शन है भाग और सूर्य, खा वाला है सूर्य और भाग, गा वाला है भाग और किरण, और घा वाला है भाग और वरुण। तो देखिए जो अंश होता है, अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा, और जो अंशु होता है उसका अर्थ है किरण। तो यहाँ पे जाएगा भाग और किरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गा वाला सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, दूसरा है अभय उभय। तो अभय का अर्थ होता है निडर, उभय का अर्थ होता है दोनों। तो का ऑप्शन देखिए क्या है, निडर और दोनों। तो यहाँ पे निडर और दोनों सही हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए हमारा क्या है, हमें अर्थ लिखना है। तो देखिए हमें दो दो अर्थ लिखना होता है, हम यहाँ पे तीन तीन अर्थ बता दे रहे हैं। नाग का जो अर्थ होता है विषधर, भुजंग और सर्प, और अनुपम का अर्थ होता है अद्भुत, अभिराम और सुंदर। अब आगे देखिए क्या है, आगे है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। देखिए जो गलत कार्य करने के लिए हठ करे, जो बोले कि मैं गलत ही करूंगा, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए का ऑप्शन दूराग्रह, दूराग्रह, खा ऑप्शन दूराग्राही, सा ऑप्शन सदाग्रही, और घा ऑप्शन सत्याग्रही। तो देखिए जो गलत कार्य करने के लिए हट करे कि मैं गलत ही करूंगा, वो होता है दुराग्रही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही हो जाएगा, दूसरा वाला दुराग्रही, जिस पर आपका यहाँ पे देखिए गोला लगा हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है कि जंगल में स्वयं लगने वाली आग क्या होती है? तो देखिए का ऑप्शन है जठरांग, और खा ऑप्शन है बड़वाग्नि, और फिर गा ऑप्शन है दावाग्नि, और फिर घा ऑप्शन है मुनाल। तो देखिए जंगल में जो स्वयं आग लगती है उसे कहते हैं दावाग्नि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। अब आगे देखिए तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो। तो का ऑप्शन है सर्वज्ञ, खा ऑप्शन है बहुज्ञ, और गा ऑप्शन है अल्पज्ञ, और घा ऑप्शन है ज्ञानी। तो देखिए जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा का सही हो जाएगा। और जो बहुत कुछ जानता है उसे कहते हैं बहुज्ञ, और जो कम जानता है उसे कहते हैं अल्पज्ञ। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सर्वज्ञ। अब आगे देखिए क्या है, जो वंदना करने योग्य हो। तो का ऑप्शन है वंदनीय, खा ऑप्शन है पूजनीय, गा ऑप्शन है सम्मानीय, और घा ऑप्शन है निंदनीय। तो जो वंदना करने के योग्य हो वो होता है वंदनीय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, अगला हमारा टॉपिक है कि निम्नलिखित सब वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए वाक्य क्या है, वह प्रातः काल के समय आया था।
देखिए इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वह प्रातःकाल आया था। अब देखिए दूसरा है मुझे भारी दुख हुआ, मुझे भारी दुख हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही वाक्य मुझे बहुत दुख हुआ। अब देखिए आगे क्या है, आगे है निर्भर, यहाँ पे देखिए आगे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए अर्थ लिखना है हमें। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है कि जलद और जलधि, तो इसका सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए जलद का जो अर्थ होता है वो होता है बादल, और जो जलधि का अर्थ होता है समुद्र। तो यहाँ पे हो जाएगा बादल समुद्र। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला से हो जाएगा बादल और समुद्र। अब आगे देखिए क्या है, दूसरा है कि जलज और जलद। तो देखिए जलज का अर्थ होता है कमल, और जलद का अर्थ होता है बादल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कमल और बादल। तो यहाँ पे देखिए कमल और बादल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर गा हमारा है कमल और बादल। तो ऑप्शन नंबर गा वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए अगला क्या है, द्रव और फिर द्रव्य। तो देखिए द्रव का अर्थ होता है तरल जो पानी नुमा हो, और द्रव्य का अर्थ होता है धन यानी कि पदार्थ। तो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा क्या, तरल और फिर तरल पदार्थ और फिर धन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा का वाला सही हो जाएगा तरल पदार्थ और धन। अब अगला देखिए क्या है, अगला है अनल अनिल। तो अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल का अर्थ होता है वायु। तो देखिए आग और वायु, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा से जगह वाला अग्नि और वायु। अब आगे देखिए क्या है, आगे है कि निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखिए अनेक आर्थी शब्द के। तो देखिए पर्यायवाची लिखना है यहाँ पे कह रहा है। देखिए कमल का होता है पंकज सरोज और जलद। अब देखिए जलज होता है। और देखिए दूसरा है आंख, आंख का होता है नयन नेत्र, और चक्षु और फिर लोचन भी होता है। वर का देखिए क्या होता है, वर का अर्थ होता है दूल्हा वरदान और श्रेष्ठ, ये पर्यायवाची इसके है। और मित्र का होता है दोस्त सहचर सहयोगी सखा। अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए क्या है, शुद्ध वाक्य है कि तब शायद यह काम जरूरी हो जाएगा। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि तब यह काम आवश्यक हो जाएगा या अवश्य हो जाएगा। यहाँ पे जरूर है तो जरूर हो जाएगा यानी अवश्य हो जाएगा। तो अगला है कि आपकी पुत्री नंदिनी बहुत बुद्धिमान है। तो देखिए आपकी पुत्री नंदिनी बहुत बुद्धिमती है। बुद्धिमान जो हो जाएगा पुल्लिंग के लिए हो जाएगा। अब देखिए क्या, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। तो देखिए महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी। आगे देखिए क्या है, आगे है कि दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है। देखिए दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं है, इसका शुद्ध वाक्य होगा। अब आगे देखिए क्या है हमारा टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा है कि वीर रस और करुण रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। तो देखिए वीर रस क्या होता है, देखिए जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ये होता है वीर रस की परिभाषा। अब देखिए उसको उदाहरण क्या है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो त्यो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए ये दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा कि हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले फिर आकर मौसम नया बनाएंगे, मौत फरोशों से कह दो ये उनको हम दफनाएंगे, अपनी अपनी नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। तो ये हमारा वीर रस का उदाहरण हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है कि रूपक अथवा यमक अलंकार का लक्षण सहित परिभाषा दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो देखिए हम रूपक अलंकार का लिखते हैं। तो देखिए जब उपमान में उपमेय का भेद रहित आरोप होता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब देखिए इसका उदाहरण, ये फूल तुम्हारे जेवर हैं, ये चांद तुम्हारा आईना। तो ये इसका उदाहरण हो गया रूपक अलंकार का। उसके बाद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है कि चौपाई अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। तो देखिए चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। देखिए तुक पहले चरण की दूसरी और तीसरे चरण की चौथे से मिलती है। जो तुक होती है इसकी पहले चरण की जो दूसरी तुक होती है और तीसरे चरण की चौथी जो तुक होती है, दोनों आपस में मिलती हैं। यति हर एक चरण के अंत में आता है, यति होता है हर एक चरण के अंत में आता है। तो देखिए हमारा क्या है इसका उदाहरण यहाँ पे देखिए,
कह रहा है कि देखिए हनुमान चालीसा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बिनु पग चले, सॉरी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हमारा एक हो गया। दूसरा है देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो होता है, चौपाई में हर हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जा में एक मात्रा है और फिर या में एक मात्रा है, हा में एक मात्रा है और ना पे देखिए छोटा ऊ का मात्रा, इसलिए यहाँ पे एक रहेगा। माँ में बड़ा का मात्रा, इसलिए यहाँ पे 2 माना जाएगा। इसी प्रकार से आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 मात्राएं होंगी और इसमें भी इसी प्रकार से 16 मात्राएं होंगी। जहाँ पे बड़ा का मात्रा लगेगा वहाँ पे 2 जोड़ा जाएगा, जहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा लगेगा वहाँ पे 1 जोड़ा जाएगा। अब आगे देखिए, अगला हमारा है पत्र लेखन। तो देखिए पत्र लेखन में क्या आपको तैयार करना है, किसी उच्चतर विद्यालय के लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक पत्र लिखिए, या फिर अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। तीसरा, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे अपने मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका को एक पत्र। तो देखिए यहाँ पे कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। तो यह क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होता है, तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है, आपको लिखना है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिर आपको विषय डालना है, लिखना है मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। उसके बाद देखिए आपको लिखना है महोदय जी, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ या लाना चाहता हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा या हैरानी होगी कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से साफ सफाई कर्मचारी जो है नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। सड़कों और नालियों की साफ सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे विनती है, निवेदन है कि जल्द ही साफ सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। इसी प्रकार से आपको पत्र लिखना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है भौदिये, भौदिये में आपको लिखना है, फिर आप का खा गा लिख सकते हैं इस प्रकार से, या फिर आ और फिर बा और सा लिख सकते हैं। आप एक्स वाई जेड मत लिखिएगा, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में आपको एक्स वाई जेड लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आप दिनांक डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक है निबंध लेखन। तो निबंध आपका बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछता है। तो देखिए आपको किस किस टॉपिक पर निबंध तैयार करना है। देखिए, भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान। दूसरा है कृषक जीवन की त्रासदी। और फिर तीसरा है जीवन में खेलकूद का महत्व। और चौथा है मेरे प्रिय साहित्यकार। और पांचवा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। और छठवां है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। तो इन 6 टॉपिक पर आपको पत्र तैयार कर लेना है। इन 6 टॉपिक पर क्या, सभी टॉपिक पर पत्र हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। जिस भी टॉपिक पर आप निबंध ढूंढेंगे हमारे चैनल पर वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से तरह तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।